और मैं इस बात को कह सकता हूं, अगर पन्ना प्रमुख जिम्मेवारी के साथ काम करे, कोई ताकत नहीं रोक सकती है पार्टी की जीत को, कोई बाधा नहीं हो सकती है। क्योंकि जब ईमानदारी के साथ पन्ना प्रमुख 30 वोट का जिम्मा ले लेता है तो उस पर जीत हासिल करने के लिए जब वो प्रयास करता है तो निश्चित रूप से उसको सफलता है। और ये बहनों, हम सबका ये सौभाग्य है, आज भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ साथ में दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता अगर किसी पार्टी के पास है वो हमारे पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास है। जब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का हम जिक्र करते हैं तो हमारा ये भी सौभाग्य है कि दुनिया का सबसे मजबूत नेतृत्व किसी के पास है तो वो हमारे पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास है, जिनका नाम नरेंद्र मोदी है। लोकप्रियता में पूरी दुनिया में नंबर 1 पर, मजबूत फैसले करने वाला नेतृत्व दुनिया में पहले स्थान पर नरेंद्र मोदी जी, और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। जब ये सारी चीजें, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जब ये सारी चीजें हमारे पास है तो कमी किस चीज की है? कमी मैं कह सकता हूं किसी चीज की। हमें बहुत सारे नेता मिलते हैं दूसरी पार्टी के, दूसरी विचारधारा के, वो एक बात कहते हैं कि काश हमारे पास भी एक नरेंद्र मोदी होता। और पार्टी के लोग नहीं, दुनिया के बहुत सारे देश इस बात का जिक्र करते हैं कि काश हमारे देश में भी एक नरेंद्र मोदी होता। आप कल्पना करिए ये कितना सौभाग्य का विषय है। मैं हमेशा जिक्र करता हूं, अभी हाल ही में हम दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन में गए थे, हमारे पार्टी के बहुत सारे नेता भी गए थे, मंच पर उपस्थित जो नेता हैं उनमें से बहुत सारे लोग गए थे। उस अधिवेशन में जब समापन हुआ तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपना संबोधन, उन्होंने आज कहा कि आज दुनिया का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किस कदर है। आज देश के लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर किस प्रकार है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, यहां पर जो बैठे हैं, स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता की भावना होती है कि मेरी पार्टी जीते, मेरी पार्टी की सरकार बने, मेरी पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बने, मेरी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बने। क्योंकि वो पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता, उसकी भावना ऐसी होनी ही चाहिए। लेकिन आज अलग तरह का भरोसा है। आज गांव में जाओ, चाहे गांव में जाओ, शहर में जाओ, गली में जाओ, कहीं भी जाओ, कोई भी अगर आदमी अगर कहीं चलते चलते आपको मिल जाए, आपको आप पूछे कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, वो राजनीति भले ही कम जानता हो लेकिन उसके बावजूद वो भी कहता है कि नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बने। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अभी वोट पड़ने बाकी है, वोटों की गिनती होनी बाकी है, परिणाम निकलना बाकी है, लेकिन पूरे देश ने तय कर दिया है कि देश के प्रधानमंत्री कोई होंगे तो नरेंद्र मोदी जी होंगे। ये भरोसा है। आज जितने दल हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं उनसे किसी से आगे पूछो तो उनको पूछो कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, तो बोलने की स्थिति में नहीं है। जरा अकेले में जाकर के पूछो, अकेले में तो वो भी कहते आएंगे तो ये भरोसा हमारी पार्टी के ऊपर, हमारे नेतृत्व के ऊपर आता है। और मोदी जी ने यही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मैं तो इस भरोसे पर, इस बात को लेकर के हैरान हूं
कि देश के लोगों का भरोसा, पार्टी का लोगों का भरोसा तो समझ में आया, लेकिन दुनिया का भरोसा किस कदर हमारे ऊपर है। क्या अभी परिणाम निकल रहे हैं, वोट फट रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन मुझे जुलाई महीने के, अगस्त महीने के, सितंबर के, अक्टूबर के निमंत्रण जो है विदेश के बड़े बड़े देशों से, दुनिया के बड़े बड़े देशों से आ चुके हैं और बतौर प्रधानमंत्री मुझे वहां पर जाने के लिए, आने के लिए आग्रह किया है। और उनकी होड़ इस बात को लगी, होड़ इस बात को लेकर के लगी है कि चुनाव संपन्न होने के बाद पहले आप हमारे देश में ये अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह का भरोसा, किस तरह का विश्वास हमारी पार्टी के नेतृत्व के ऊपर पूरी दुनिया। आज से पहले कभी इस तरह से नहीं हुआ और इसलिए हमें ये गर्व है कि हम इस पार्टी के कार्यकर्ता, इस पार्टी की लोकप्रियता इस कदर है, जिस पार्टी के नेतृत्व का सम्मान, जिस पार्टी के नेतृत्व का कद राजनीतिक दृष्टि से इस कदर है कि दुनिया आज उनको पल पांव बिछा करके इंतजार कर रही है। आप कल्पना करिए, एक दौर ऐसा भी रहा, 10 वर्ष तक देश की सरकार कांग्रेस पार्टी की रही, यूपीए की सरकार रही, प्रधानमंत्री तो उस वक्त भी थे। व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के प्रति हमारा भी सम्मान है, लेकिन कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अगर जाते थे प्रधानमंत्री, उस वक्त के ना कोई देखता था, ना कोई मिलने के लिए आगे बढ़ता था, ना कदम बढ़ते थे, ना हाथ बढ़ता था उस तरफ। लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़े होते हैं, दुनिया का कोई भी बड़ा देश होगा, बड़े देश का बड़ा नेता होगा, ना अपने पांव रोक पाता है, ना अपने हाथ रोक पाता है। पांव उस दिशा में बढ़ते हैं जहां मोदी जी खड़े हैं और हाथ उनकी तरफ बढ़ता है जहां मोदी जी खड़े हैं। ये अंतर है आज की तारीख में। हम इस बात को देख सकते हैं कि हमारा ये सौभाग्य है, यहां जो पीढ़ी बैठी है, जिनको ये सौभाग्य हुआ कि भगवान रामचंद्र के जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए, ये 500 वर्षों से ये आह्वान किया जा रहा था, 500 वर्षों से आंदोलन चला। लेकिन राम मंदिर के भूमि पूजन की प्रक्रिया तब हुई जब मजबूत नेतृत्व भारत को नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला, जिन्होंने भूमि पूजन भी किया और भूमि पूजन करने के पश्चात प्राण प्रतिष्ठा का कार्य भी संपन्न किया। और हम और आप लोगों ने अपनी आंखों के सामने भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद उस कार्यक्रम को देखा। नहीं तो हम नारे लगाते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लगता था कि हमारे बुजुर्ग भी ये कहते कहते चले गए और हम भी ये कहते कहते दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन हमें ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाएगा कि अपनी आंखों के सामने हम इस मंदिर को देखा। लेकिन अवसर आया, हम सब सचमुच में सौभाग्यशाली है जिन्होंने अपनी आंखों के सामने इस मंदिर को देखा। ये इतिहास का एक पन्ना बन करके रहेगा, हमेशा इतिहास का हिस्सा बन करके रहेगा। जब हमारे बुजुर्ग जो है, बुजुर्ग के साथ हमारी इस पीढ़ी को ये कहने का सौभाग्य होगा, आने वाली पीढ़ी को, कि जब राम मंदिर का निर्माण कार्य हुआ था तब हमारे सब बुजुर्गों ने उस कार्यक्रम को देखा, अपनी आंखों से देखा। धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, बड़ा काम था, कहते कहते बहुत लंबा अरसा हो गया था। लेकिन हम हमेशा कहते थे कि धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, और धारा 370 समाप्त तब हुई जब मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के रूप में देश को मिला।
अपनी आंखों के सामने हमने लोकसभा में, राज्यसभा में बिल पारित होते देखा और धारा 370 को समाप्त होते देखा। ये छोटी बातें नहीं, ये बहुत बड़े विषय हैं। तीन तलाक की बातें होती थी, तीन तलाक पर कोई हिम्मत नहीं करता था, लेकिन जब मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के रूप में भारत को मिला, तीन तलाक जैसे ऐसे मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि ये समाप्त होना चाहिए और समाप्त करने के लिए इसको पूरा पारित करना चाहिए, और ये निर्णय हुआ, तीन तलाक भी समाप्त हो गया। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि। हम इस बात को देखते हैं जो हम कहते थे कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, महिलाओं को आरक्षण मिलता, सब कहते थे कि मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, लेकिन कोई देता क्यों नहीं। और आज अगर महिलाओं का आरक्षण का प्रावधान 33% का बिल लोकसभा राज्यसभा में पारित हुआ, तो तब हुआ जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री और मोदी जी प्रधानमंत्री रहकर मजबूत निर्णय को कर पाए। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और मैं देख रहा हूं कि महिला के आरक्षण पर बहुत पुरुष जो है थोड़ा सीरियस हो गए हैं। आप लोगों को भी एक तालीम जानी चाहिए, माताओं के लिए जानी चाहिए। आपने बहुत देर तक कर लिया। आज हमारी हिमाचल की विधानसभा में एक महिला, और ये बिल लागू होने के बाद हिमाचल की विधानसभा के अंदर 23 महिलाएं होंगी। अगर 68 सीटों का ये विधानसभा रहा सेशन के बाद, तो ऐसे मजबूत नेतृत्व जिन्होंने निर्णय लिए, जिन्हें देश को आगे बढ़ाने के लिए फैसले किए। आज पूरे देश भर में 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त राशन का प्रावधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया, ये जारी रहेगा, इस पर कोई अंतर नहीं आएगा। कांग्रेस वाले सोच रहे थे कि इस बार के चुनाव में इस बात का जिक्र नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपकी बार ये भी घोषणा की है, ये भी बात कही है कि आयुष्मान भारत जो हमारे गरीब लोगों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए का हमने इंतजाम किया है, अब आने वाले समय में सरकार नहीं बनने के बाद 2024 के चुनाव के बाद 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर उसमें कर रहा था। क्योंकि जब उम्र बढ़ती है तो बीमारियां भी बढ़ती हैं, शरीर शिथिल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, शरीर की देख रेख करने की आवश्यकता महसूस होती है, इलाज की आवश्यकता। इसलिए हम कितनी बातों का हम जिक्र करें, और एक तरफ नरेंद्र मोदी जी भारत को मजबूत करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं, और एक तरफ हमारे गठबंधन करके कांग्रेस के साथ बाकी सारी पार्टियां इकट्ठा होकर के रोको मोदी जी को रोको। लेकिन क्या रुकने वाले हैं क्या? कि मैं देख रहा हूं लंबे अरसे के बाद ऐसा नेतृत्व इस देश को मिला है जिसकी लोकप्रियता हर 5 वर्ष में और ज्यादा मजबूत हुई है, और ज्यादा मजबूत। आप कल्पना करो 2014 में जब प्रधानमंत्री के लिए घोषित हुए मोदी जी, उस वक्त की लोकप्रियता भी काफी थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने शायद यही सोच करके इस बात को अपने जहन में रखा होगा कि एक बार इसको अवसर मिलना चाहिए। देखते इस भाव के साथ, और 14 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 19 तक जब काम किया, उन्हें देश आगे बढ़ा, देश का सम्मान आगे बढ़ा। पाकिस्तान जिस भाषा में समझता था उसको उस भाषा में समझाया। देश के अंदर बहुत सारे देश दखल देते थे अंदरूनी मामलों में, उनका दखल पूरा समाप्त कर दिया। और 19 का चुनाव आया, पूरे देश ने फिर कहा कि ये नेतृत्व देश की आवश्यकता है, जिसे नहीं रोकना चाहिए, और मजबूती के साथ इसको ताकत देने की आवश्यकता है। परिणाम आया कि 303 सीटें लोकसभा में जीत करके फिर देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी।
2024 के अगर चुनाव की अगर हम बात कहें, आज मंजर भाई और बहनों इस कदर का है कि 2014 से ज्यादा मजबूत 2019 में हुए और 2019 से और कई गुना ज्यादा मजबूत 2024 में हुए हैं। और इसलिए अब की बार जो नारा लगाया है पूरे देश में, अब की बार 400 पार, एनडीए का नंबर 400 पार जाने वाला है। और बड़ा मुझे दया भी आ रही थी, जो हमारे जिस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में है, जो लंबे अरसे तक सत्ता में रही, सत्ता का लंबा सुख जिसने भोगा, उसके बारे में जब रिपोर्टें आने लगी, बहुत सारी है, 40 सीट से 45 सीट के बीच में आंकड़ा रहे हैं। आप कल्पना करिए, जो पार्टी कभी 400 से भी ज्यादा सीटें जीतती रही है, वो 40 से आगे नहीं बढ़ पा। और इसलिए मुझे लगता है उन सारी बातों को ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। कौन कैंडिडेट है, किस नाम का कैंडिडेट है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। जब देश में तय हो गया है कि सरकार भाजपा की बनेगी, नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, हमें हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए आवश्यकता है मजबूत सरकार की, जो हमारे हिमाचल के हित को देख सके, और वो नरेंद्र मोदी जी देख सकते हैं भाजपा की सरकार। जहां तक कांग्रेस की सरकार की अगर हिमाचल प्रदेश में अगर बात कहें तो मैं समझता हूं क्या बात करें। यहां कह रहे थे, यहां राणा जी भी कह रहे थे और यहां ठाकुर जी भी इस बात का कह रहे थे कि लोकसभा के चुनाव होने के बाद हमारी सरकार आ रही है। और मैं ये कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में एक बात बड़ी साफ है, सरकार नाम की कोई चीज आज की तारीख में है ही नहीं। कहां है सरकार? किस बात की सरकार हिमाचल प्रदेश में है? अरे उस पार्टी की जिसका बहुत बड़ा बहुमत हिमाचल प्रदेश में था, राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव होता है और हम 25 होते हैं, वो 43 होते हैं, 40 + 3 निर्दलीय विधायकों को मिला करके जिनको वो क्लेम कर रहे थे, जब वोट पड़ते हैं वो 43 से 34 हो जाते हैं और हम 25 से 34 हो जाते हैं और अंततः जतवा भारतीय जनता पार्टी की जीत। जब सरकार राज्यसभा की सीट हार गई, नैतिकता तो ये बनती थी उसी दिन उनको त्याग पत्र दे देना चाहती था, क्योंकि सरकार बहुमत में है ही। और जब बहुमत में नहीं है तो सत्ता का लालच भी को देना चाहिए। मैंने सुखू जी को सुना कई बार बोलते हैं कि जयराम को कुर्सी का वो है, कुर्सी की लालच है। हम तो ये मान करके चले थे ये हिमाचल प्रदेश में सरकार बदलती है, हर 5 वर्ष बदलती है और बदलने के बाद 5 वर्ष तक हम इंतजार करते रहेंगे। हमें मोह नहीं है, मोह तो आपको है जब बहुमत नहीं है, आप सत्ता से चिपके पड़े हैं, उसके बावजूद भी आपकी राज्यसभा की सीट हारने के बावजूद आप सरकार बने बैठे हैं। अब टेक्निकल ग्राउंड पर हिमाचल प्रदेश में सत्ता में है, लेकिन बहुमत आपका गिर चुका है और आप नजरों में भी गिर चुके हैं। ये बात मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश इस सरकार को तो हरिद्वार भी नहीं भेजना चाहिए, हरिद्वार भी अपवित्र हो जाए। गंगा मैया को पवित्र रखना है भाई, हमारा सबका जिम्मा है, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। सारी सीमाएं लांघती भ्रष्टाचार की। मैं पिछले कल आया था यहाँ पर कसौली विधानसभा क्षेत्र में प्रवाणु में हमारा कार्यक्रम हुआ, उसके बाद हम वहां सब साथियों के साथ जब खाना खा रहे थे, बैठे थे, सब कह रहे थे एक इंडस्ट्री छोड़ करके जा रही है, नमस्ते करके जा रही है हिमाचल प्रदेश को। हम क्या हो गया कि काम करने के हालात ही नहीं है। इस तरह से गुंडा टैक्स वसूल किया जा रहा है।
और कबाड़ के नाम पर तो ऐसा मैंने कहा पूरा महकमा ही बनाना चाहिए, एक मंत्री ही इसका बना देना चाहिए, बना ही दिया। आप सब जानते हैं, उस बारे में ज्यादा कुछ कहना नहीं करा। कभी नहीं हुआ हिमाचल प्रदेश में। इसलिए सारी बातें तो हैं, इन बातों का जवाब देने का अवसर आ गया भाई और बहनों में।